नमस्कार विद्यार्थियों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक को। यह हमारा EMRS, JVNL और सभी PSU एग्ज़ाम के लिए जो डेली MCQ सीरीज़ चल रही है उसके अंदर यह हमारी क्लास नंबर 7 है। अगर आपने ऑलरेडी क्लास 6 तक क्लासेस नहीं देख रखी है तो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि चाहे EMRS का एग्ज़ाम हो, JVNL का एग्ज़ाम हो या फिर PSU के अंदर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। यहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के कंसेप्ट के क्वेश्चन, किस तरह की लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। और इसकी जो PDF है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर शेयर की हुई है। आप वहाँ पर जाकर इसकी PDF को ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले आप इस PDF के जो 20 क्वेश्चन हैं उसके आंसर खुद से दीजिएगा और उसके बाद में इस वीडियो की हेल्प से देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, और एंड में अपना जो स्कोर है वो भी आप ज़रूर से मेंशन कीजिएगा कि सर मेरे 20 में से इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आता है आपके लिए, फाइनेंशियल लीवरेज जो होता है वो किस तरह से मेज़र किया जाता है। मित्रों, एक तो लीवरेज के जो तीनों फॉर्मूले हैं वो आपको ज़रूर से अच्छे से याद होने चाहिए। फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या होता है या फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, EBIT अपॉन EBT। तीनों जो लीवरेजेस है उनके फॉर्मूले आप जरूर से ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, फाइनेंशियल लीवरेज होता है EBIT अपॉन EBT, और कंबाइंड लीवरेज होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। ये तीनों के तीनों जो फॉर्मूले हैं वो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। सेकंड देखिएगा, शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉड बाय ए न्यू पार्टनर। अगर कोई भी नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो उसको क्या कहेंगे। सिंपल सी बात है, क्या हुआ यहाँ पर ये दो बंदे थे A और B। उन्होंने एक बिजनेस को एकदम बेस से लेकर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में उन्होंने बनाया। जहाँ पर फर्म 0 रुपये का प्रॉफिट कमाती थी वहाँ से स्टार्ट किया, और अब आज 1 लाख रुपया फर्म कमा रही है, वहाँ तक वो लेकर आए। यहाँ पर वो एक नए पार्टनर C को लेकर आना चाहते हैं। सी कहता है सी अब यहाँ पर जब आएगा तो सी को सिंपल सी बात, अगर 1:1:1 इसका भी रेशियो रहेगा तो भी सी को यहाँ पर 33,000 रुपीज़ स्टार्टिंग से ही क्या मिलने लग जाएगा, प्रॉफिट मिलने लग जाएगा। तो हम सी को कहेंगे भाई तू हमारे बराबर कैपिटल तो लेकर आएगा ही, लेकिन कैपिटल के अलावा भी तुम गुडविल का एक हिस्सा लेकर आओगे, जो कि क्या होगा, हम दोनों में बढ़ जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने इस कंपनी को 0 से 1 लाख रुपए तक के जो प्रॉफिट पर लेकर आए हैं, 0 से 1 लाख के प्रॉफिट पर हम इस कंपनी को लेकर आए हैं। तो यहाँ पर ये जो गुडविल का जो हिस्सा रहेगा, एक तो लेकर आएगा कैपिटल और एक लेकर आएगा जो गुडविल का हिस्सा रहेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है प्रीमियम। कि हमारी जो फर्म है वो अब एक प्रॉफिटेबल फर्म है, इसलिए आपको आपकी जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हो इसके अलावा भी कुछ रुपया लेकर आना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड गुडविल या फिर प्रीमियम। नेक्स्ट देखिएगा, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द ऑनर ऑफ बिजनेस इज टेकन एज ए क्रेडिटर। देखिएगा कौन सा कंसेप्ट है जहाँ पर ये बताता है कि ये जो बिजनेसमैन है और ये जो बिजनेस है ये दोनों अलग अलग हैं। जब भी बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर रुपए डालेगा तो वो कहलाएगी कैपिटल, और जब भी बिजनेसमैन बिजनेस से रुपए निकाल लेता है तो वो कहलाती है ड्राइंग। ये दोनों अलग अलग एंटिटी होते हैं। यहाँ पर ये सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या फिर ड्यूल एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कह दो या ड्यूल एंटिटी कंसेप्ट कह दो, एक ही बात है। व्यवसाय अस्तित्व अवधारणा यहाँ पर लागू होती है। व्यवसाय अस्तित्व अवधारणा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या फिर ड्यूल बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट वाला जो कंसेप्ट होगा वो यहाँ पर लागू होगा। नेक्स्ट देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो कहाँ से, अगर मैं आपसे बात करता हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो जो फाइनल अकाउंट्स हैं,
जहाँ पर आपके जो एडजस्टमेंट वगैरह वाले जो पॉइंट होते हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहाँ पर वे जो प्रॉफिट की रेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो मैंने आपको बेस रेट से करवा रखे हैं, वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कि भाई इसकी कॉस्ट ये है, इस पर इतना प्रॉफिट हुआ, तो वहाँ से फाइनल अकाउंट से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बीआरएस से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीआरएस वाला। यहाँ पर जो एनपीओ से है आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 फेवरेट टॉपिक हैं। अगर मैं सबसे फेवरेट टॉपिक्स की बात करता हूँ एग्जामिनर के, जहाँ से वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछना पसंद करता है। देखिएगा क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, देखिएगा ये एनपीओ का क्वेश्चन है। एनपीओ में एक बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि कैश अकाउंट की तरह ही होता है। यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट सभी आती है, कैश बेसिस के ऊपर ये प्रिपेयर होता है। कहता है कि यहाँ पर 31 मार्च 2024 को ये बताता है कि सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है, 75,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन उसको रिसीव हुआ है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, देखिएगा सिंपल सी बात है, एक छोटा सा लॉजिक मैं बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो ये बताता है कि भाई कितना सब्सक्रिप्शन मिला। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो एक्रूअल बेसिस के ऊपर बनता है। कौन से बेसिस पे बनता है? एक्रूअल बेसिस पे बनता है। जो कि यह बताएगा, मैं एक बार छोटा सा शॉर्ट में बता देता हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट तो कैश बेसिस के ऊपर प्रिपेयर होता है, और जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो एक्रूअल बेसिस के ऊपर प्रिपेयर होता है, सेम एज P&L अकाउंट। यहां पर एंड में क्या निकलता है? सरप्लस या डिफिशिएट आपका निकलता है। चलिए इस कंसेप्ट को तो अभी बाद में देखेंगे कि अब क्या होगा। आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की मदद दे दी जाएगी और उसके बाद में कुछ एडजस्टमेंट दे दिए जाएंगे, और आपको कहा जाएगा कि भाई इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी अमाउंट आएगी वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरे को इस साल 75,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन मिला, तो केस में कितना मिला? 75,000 का। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि यार 75,000 का मिलने के बाद में भी इस साल के एंड में मेरे 25,000 के सब्सक्रिप्शन अभी भी बाकी है, मतलब कि वो इस साल के थे लेकिन वो मेरे को मिले नहीं। तो टोटल मिलाकर इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा? 75,000 प्लस 25,000 जो इस साल का मिला नहीं, यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है आपको, उसमें आपको ऐड क्या करना है? एक चीज ऐड करना है, वो ध्यान रख लो कि भाई क्लोजिंग जो इस साल का एंड का जो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग, वो इसमें ऐड करना है बस। तो सिंपल सी बात है, अब इसको लेस क्या करना है? ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इसमें से लेस करना है। अगर आउटस्टैंडिंग जो है क्लोजिंग ऐड हो रहा है तो इसका रिवर्स ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस क्या होगा? ऐड होगा। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अगर लेस हो रहा है तो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सिर्फ इस एक आइटम की हेल्प से हमने क्या कर दिया? ये छोटा सा डायग्राम बना दिया, रटा नहीं है इसको, है ना। कितनी चीजें रट के जाएंगे अपन, है ना। तो यहां पर ये कहता है कि सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है? 75,000 का। सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है? 75,000 का सब्सक्रिप्शन इसको रिसीव हुआ है। इसमें ऐड क्या करेंगे? देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2023, ये तो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है। तो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन था 2500, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2500, ये तो लेस हो जाएगा। और ये क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है 3600 का, वो तो ऐड हो जाएगा, और ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2500 का क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। इसके बाद में कहता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2024 बोलो तो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 4500, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है 4500 वो तो लेस हो जाएगा, और ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2600 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5600 तो ऐड हो जाएगा,
और 4500 लेस हो जाएगा। इन तीनों को ऐड करो, इनको माइनस करो, आपका आंसर आ जाएगा 77200। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इस फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप चाहे तो फॉर्मेट बना लीजिएगा या कंसेप्ट समझ लीजिएगा, जैसा भी कीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन सही कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन। AB एंड कंपनी हैज ए कैपिटल ऑफ ₹50,000। देखो सिंपल सी बात है यार, बैलेंस शीट का क्या मतलब होता है। बैलेंस शीट में इधर होती है कैपिटल, लायबिलिटीज, कैपिटल और लायबिलिटीज मिलकर हो जाती है टोटल लायबिलिटीज। कैपिटल एक तरह की इंटरनल लायबिलिटी है और बाकी इंटरनल को छोड़कर बाकी वाली एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है, और इधर आ जाती है आपके लिए टोटल एसेट्स। ये ऐसा कुछ रहता है बैलेंस शीट का मंजर। कहता है कि कैपिटल है 50,000, लॉजिक समझना मेरे भाई, और टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट्स बराबर होती है। इट्स लायबिलिटीज आर इक्वल टू 75% ऑफ एसेट्स। मैं कहता हूं कि मेरी एसेट्स है 100, टोटल एसेट्स है 100, टोटल लायबिलिटी भी 100% हो जाएगी। क्लियर है क्या मेरी बातें? बिल्कुल सर जी क्लियर है बात। यहां पर ये कहता है कि जो लायबिलिटीज है वो 75% है टोटल एसेट्स का, मतलब कि यह है 75%। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, यह है 75%, तो अगर ये 75% है तो बताओ यह कैपिटल कितनी हो जाएगी? 25% हो जाएगी। तभी तो टोटल 100% है, 75% ऑफ टोटल एसेट्स, मतलब 75% तो ये आपकी लायबिलिटी हो गई, तो बाकी बच्ची कितनी? 25%, वो आपके लिए कैपिटल हो गई। एक मैंने आपको फॉर्मूला सिखा रखा है, अमाउंट गिवन इन क्वेश्चन। अमाउंट गिवन क्या है क्वेश्चन में? 50,000। फॉर्मूला देखो ये सब जगह लगता है, मैं आपको लिखा देता हूँ, ये रामबाण है। अमाउंट गिवन इन क्वेश्चन, जो अमाउंट ऊपर गिवन होते हैं ना उसका परसेंटेज बेसिस आप नीचे लिखा करो। ऐसे क्वेश्चन एक दो आ जाते हैं एग्जाम में, और ऐसे आते हैं लॉजिकली क्वेश्चन, तो आप बस ये फॉर्मूला ध्यान रखो और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा 100% एक्यूरेसी के साथ। मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज बेसिस ऑफ फाइंडिंग अमाउंट। अमाउंट गिवन क्वेश्चन थी 50,000, वो थी 25% के बराबर। निकालना क्या है? लायबिलिटीज निकालनी। लायबिलिटीज किसके बराबर है? 75% के बराबर, तो यहाँ पर 75 कर दीजिएगा, काटेंगे 3, 1.5 लाख का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लायबिलिटीज कितनी हो जाएगी? लायबिलिटीज यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1,50,000 की लायबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा 6th क्वेश्चन। मिस्टर ए सेल गुड्स ऑफ ₹3 लाख टू मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 3 लाख रुपए का गुड्स दिया। मिस्टर बी एक्सेप्ट ए बिल ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द सेम अमाउंट। मिस्टर ए ने इंडोर्स कर दिया। देखो जैसे ही बिल दिया, मिस्टर ए था, उसने बी को गुड्स बेचा, तो यहाँ पर इसका जो बी है वो इसका देनदार है। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बी क्या है? देनदार है। तो देनदार बढ़े तो इसने बी के अकाउंट को क्या किया? डेबिट किया। ठीक है, लॉजिकली चल रहे हैं। मिस्टर ए एंडोर्स द बिल टू हिज सप्लायर मिस्टर सी। मिस्टर ए ने क्या किया? वो बिल लेकर मिस्टर सी को दे दिया। सी कौन है? बी का, इसका ए का लेनदार होगा। तो जैसे ही सी को बिल दिया, लेनदार कम हो गए, लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट, और लायबिलिटीज कम होती है तो डेबिट। तो यहाँ पर इसने क्या किया? सी को डेबिट किया, और जैसे ही इसके पास बिल आया तो ये बी की लायबिलिटी कम हो गई ना, तो ये क्रेडिट होगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही बी देनदार है, लेकिन जैसे ही बी ने क्या कर दिया? बिल दे दिया, तो बी की लायबिलिटी कम हो गई। तो लायबिलिटी जैसे ही कम होती है, सॉरी बी नाम का जो डेटर था वो कम हो गया। समझिएगा बात मेरी। ए ने बी को उधार माल बेचा, तो बी बन गया उसका देनदार। ठीक है, बी ने क्या किया? जैसे ही उसको बिल दिया तो
यहाँ पर जो डेटर्स वाली लायबिलिटी है बी की वो तो कम हो जाएगी और उसको क्या मिल जाएगा, बिल रिसीवेबल मिल जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी हो जाएगी। यहाँ पर उसने क्या किया, कोई सी लेनदार था उसको वो बी आर दे दिया, तो लेनदार था तो लेनदार कम हो जाएंगे जब उसको बी आर देगा तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा लायबिलिटी कम होने पर। यह कहता है कि इफ़ मिस्टर बी डिसऑनर द बिल। अब सिंपल सी बात है, जैसे ही मिस्टर बी ने ड्यू डेट आई और वो पेमेंट नहीं कर पाता है उस बी आर का, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में वापस लेनदार, लेनदार कौन है, सी, बढ़ जाएंगे। लेनदार सी बढ़ेगा, लेनदार सी बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो ए का देनदार है, डेटर है बी, मैं बिल्कुल लॉजिकली बता रहा हूँ, डायरेक्ट एंट्री भी बता सकता था लेकिन वो समझ में आएगी नहीं आपको, वो भी बढ़ जाएगा। तो लेनदार या देनदार या डेटर्स जब बढ़ते हैं तो डेबिट होता है और लेनदार या लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। एंट्री हो जाएगी बीज अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट, तो यहाँ पर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6th का सी। 7th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगेन। 7th क्वेश्चन देखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस। अब देखो सेल में से क्या घटाओगे, कॉस्ट घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने किया तो हमारे लिए आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस करेंगे और तो आपके लिए आ जाएगा नेट प्रॉफिट। 8 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेज इज नॉट कंसिडर्ड इन द कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। देखिएगा दो तरह के एक्सपेंसेज होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज जो कि गुड्स को मंगाने से लेकर गुड्स के प्रोडक्शन तक के जो खर्चे यानी फैक्ट्री तक के जो खर्चे होते हैं वो आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेज होंगे। एक बार गुड्स बनकर तैयार हो गया उसके बाद के जितने भी जो बाकी खर्चे होते हैं वो आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय केवल और केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेज को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। कैरीज आउटवर्ड जो होता है वो एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है, क्योंकि कैरीज इनवर्ड जो है, कैरीज ध्यान रखिएगा, कैरीज इनवर्ड जो है वो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है और डायरेक्ट एक्सपेंसेज होकर वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने में वो हेल्पफुल होता है। कैरीज आउटवर्ड जो होता है यानी कि जावक गाड़ी भाड़ा, जब गुड्स को सेल आउट करने के लिए जाते हैं तब जो गाड़ी भाड़ा होता है उससे रिलेटेड होता है, तो यह सेल से रिलेटेड होता है इसलिए यह P&L अकाउंट में आता है। फ्राइट इनवर्ड जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, ये भी पार्ट होता है आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का। फ्यूल और पावर, मशीनें जब चलेगी तो फ्यूल और पावर की ज़रूरत होगी। प्रोडक्शन के ऊपर रॉयल्टी, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो खर्चा है रॉयल्टी वगैरह देना पड़ेगा, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। तो ये तीनों ही आपके ये तीनों ही आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेज होकर ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होते हैं और यह ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में आपकी हेल्प करते हैं। जबकि कैरीज आउटवर्ड जो है वो आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के रूप में जाना जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 9th देखिएगा, ऑफ द डेप्रिसिएशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द कॉपर माइन। अब देखिए जो माइंस वगैरह होती है ना उनको आप जितना निकालते जाओगे उतनी उनकी वैल्यू कम होती रहती है। तो ऐसे जो माइंस वगैरह होते हैं उनके लिए डेप्रिसिएशन की डिप्लेशन जो मेथड होता है वो यूज़ किया जाता है। 10th देखिएगा, 10th क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, या फिर अगर आप कोई नई कैपिटल एसेट्स लेकर आ रहे हो तो वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कॉस्ट ऑफ डिमोलिशिंग टेम्पररी स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन द साइट्स ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। देखो जब भी रेजिडेंशियल कॉलोनी बनती है तो वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो वहीं पर रहते हैं और वहीं पर अपना छोटा सा मकान बनाते हैं। जैसे ही वो कॉलोनी बन जाती है उसके मकान को तोड़ दिया जाता है। आई बात समझ लो, मतलब टेम्पररी स्ट्रक्चर वो बनाते हैं। अब क्योंकि वो टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाना उस जो कॉलोनी है उसकी कॉस्ट का ही वो पार्ट रहता है, इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया जाता है। इसको इसलिए तरह ट्रीट किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह।
अमाउंट स्पेंड ऑन रिप्लेसिंग ए वोन आउट, एक मशीन का कोई पार्ट खत्म हो गया, खराब हो गया, उसको आपने चेंज किया, उससे उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं, बरकरार रहेगी, तो ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है भाया। अमाउंट स्पेंड ऑन ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस फॉर रनिंग ए बार, एक बार या रेस्टोरेंट के लिए लाइसेंस का खर्चा करते हैं, एक बार लाइसेंस ले लिया, बार बार हर साल चलने वाला है वो खर्च लाइसेंस है ना, ये भी आपके लिए ए वन टाइम खर्चा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। फीस पे टू द लॉयर्स फॉर वेटिंग टाइटल डीड्स, देखो एक लैंड अगर एक कोई ज़मीन आपने खरीदी, उसमें लॉयर्स का रजिस्ट्रेशन का जितने भी जो खर्चे होते हैं वो आप ज़मीन की कॉस्ट में ही ऐड करते हो, तो ये अगेन क्या है आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करते हो उससे रिलेटेड सारे खर्चे परचेज करते समय जितने भी जो खर्चे होते हैं, चाहे वो उसके स्थानापन्न के खर्चे होते हैं, चाहे वो उसको मंगाने के खर्चे होते हैं, वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में ही ट्रीट किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, केस पेड टू हेमंत जोशी 800 डेबिटेड टू हिरल जोशी, हेमंत जोशी को केस पेड किया तो लेकिन उसको हिरल जोशी के अकाउंट में डेबिट कर दिया, वो भी 8000 से। ये एरर कौन सा एरर होता है, ये कमीशन एरर होता है। कंपनसेटिंग एरर, दो एरर आपस में मिलकर एक दूसरे के एरर को ख़त्म कर देते हैं। अमीशन एरर, अगर आप कोई भूल ही जाते हो अगर किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना। प्रिंसिपल एरर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, वो आपके लिए एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। और इनके अलावा बाकी जितने भी एरर होते हैं, चाहे वो अकाउंट के एरर हो या फिर वो आपके अमाउंट के एरर हो, चाहे वो अलग एक खाते से दूसरे खाते में गलत खाते में डाल दिए, वो सारे एरर ऑफ कमीशन के रूप में ही जाने जाएंगे। 1 नवंबर 2024 को पी ने बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा मिस्टर क्यू के ऊपर, जिसकी मैच्योरिटी 3 महीने के बाद है। तो नवंबर के बाद में पहला महीना दिसंबर, फिर दूसरा महीना जनवरी, तीसरा महीना फरवरी। तो 1 फरवरी प्लस 3 दिन ग्रेस दिन के जोड़ेंगे तो 4 फरवरी इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 4 फरवरी इसकी ड्यू डेट हो जाएगी। 13th देखिएगा, कैन राइज बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ डिफरेंशियल बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हो या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हो। इस तरह के जो एरर होते हैं वो आपके लिए सैद्धांतिक अशुद्धि या फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल के नाम से जाने जाते हैं। 14 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स नॉट ए टू साइड एरर, मतलब जहां पर दो अकाउंट गलतियां होगी। परचेज बुक को आपने ओवरकास्ट कर लिया 3400 से, तो ये केवल और केवल परचेज बुक में ही गलती है, तो ये वन साइडेड एरर है। बाकी देखो, अमाउंट ऑफ 2000 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए रॉन्गली क्रेडिटेड टू मिस्टर बी, तो यहाँ पर ए और बी दोनों के अकाउंट क्या हो गया, प्रभावित हो गया, ये डबल एरर है। ए सेल रिटर्न ऑफ 1000 इज कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द सेल रिटर्न बुक एंड हैज़ नो पोस्ट, इसको तो आपने पोस्ट ही नहीं किया, तो ये तो ना, ये तो अमिशन वाला एरर हो गया। फर्नीचर परचेज 5000, लेकिन इसको परचेज बुक में कर लिया, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, फर्नीचर जब आप एसेट्स परचेज करते हो तो यहाँ पर जनरल प्रॉपर वाली भी गलती हो गई और परचेज बुक वाली भी गलती हो गई, तो ये भी डबल एरर होता है। 15 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सा एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। अमाउंट पेड टू ए सप्लायर ₹12,000 रॉन्गली क्रेडिटेड टू सप्लायर अकाउंट, सप्लायर को 12,000 दिया तो एंट्री होगी आपके लिए सप्लायर टू केस, है ना, लेकिन सप्लायर के अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ पर तो ये एरर तो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करेगा। डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन केस सेल्स ऑफ ₹500 रिकॉर्डेड इन द केस बुक बट नॉट पोस्टेड इन द लेजर, सिंपल सी बात, ये भी वन साइडेड एरर है। केस बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया लेकिन लेजर में इसको नहीं डाला, तो अगेन यहाँ पर भी ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। परचेज ऑफ 4500 नॉट टेंडर, देखो ये 4500 रुपये का जो परचेज है उसको आपने परचेज बुक में लिखा ही नहीं, उसको आपने परचेज बुक में लिखा ही नहीं, ये अमीशन का एरर है। और अमीशन का एरर जो होगा वो सिंपल सी बात है, डबल साइडेड एरर होगा, दोनों अकाउंट में आपने नहीं लिखा होगा, तो यहाँ पर यह जो गलती होगी वो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करेगी। नेक्स्ट देखिएगा 16, क्रिएटिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखिएगा, एक होता है आपके लिए प्रोविजन और एक होता है आपके लिए रिजर्व। प्रोविजन बनाया जाता है फ्यूचर के कोई नॉन लायबिलिटी आने वाली है उसके लिए,
आपके डेटर है 1 लाख, 1 लाख तो पेमेंट आपको नहीं मिलने वाला है, 10,000 तो डूब कर जाएगा ही जाएगा। या आपने अपने प्रीवियस ट्रेंड से पता लगा लिया है, तो आप इसके लिए क्या बना लेते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना लेते हो। जबकि रिजर्व बनाया जाता है अननोन लायबिलिटी के लिए। आई बात समझ में? पता नहीं है कि कल को कुछ भी हो जाए, तो कुछ ना कुछ रुपया से वो अपने पास रहना चाहिए। जो प्रोविज़न होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये ध्यान रखना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब आप कल प्रॉफिट निकलता है ना, उसके पहले ही प्रोविज़न बना लिया जाता है, यानी कि आपके P&L अकाउंट में आपका ये जो प्रोविज़न वगैरह की जो अमाउंट होती है वो आती है। जबकि जो रिजर्व होता है वो प्रॉफिट जब निकल जाता है, नेट प्रॉफिट निकल जाता है, उसका बंटवारा है ना। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, यह प्रॉफिट का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर मैं अच्छा सा वर्ड यूज करूँ तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यह होता है। अब देखिएगा, जो प्रोविजन जितने भी बनाए जाते हैं ना, वो ऐसी चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं कि यार डेटर रुपया नहीं देगा, है ना, डेटर रुपया नहीं देगा। ऐसा नहीं कि वो भाग गया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार वो रुपया नहीं देगा, तो आपकी कहीं ना कहीं आप जो सोच है अपनी वो क्या करते हो, एकदम बिल्कुल छोटी सोच रखते हो कि यार डेटर क्या पता कल को रुपया नहीं दे तो उसका नुकसान होगा, तो मैं इसकी भरपाई पहले ही करके रखता हूँ। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये जो प्रोविज़न वगैरह बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं आपके लिए कंजर्वेटिज्म कन्वर्जन के अकॉर्डिंग, मतलब कि संदिग्ध सॉरी आपके कंजर्वेटिव जो कन्वेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, आपका प्रोविजन वगैरह बनाया जाता है। 17 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पूरी सीरीज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने बताया था इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो एक्रूअल बेसिस के ऊपर प्रिपेयर होता है। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि भाई इस साल का जो खर्चा वो इसी साल लिखेंगे, चाहे वो रिसीव हुआ है, इस साल की इनकम इसी साल में लिखेंगे, इस साल के खर्चे इसी साल में लिखेंगे, चाहे वो रिसीव हुई हो चाहे नहीं हुई हो। एक्रूअल बेसिस के ऊपर ये बनता है। इस साल के सभी खर्चे और सभी इनकम लिखने के बाद में हमारे पास सरप्लस या फिर डिफिशिएट आ जाता है। ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन चाहे नॉन कैश एक्सपेंसेज भी हो, लेकिन फिर भी वो इस साल का खर्चा होता है तो वो इस साल के इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 21-22, देखिएगा ये साल एंड हो रहा है 31 मार्च 2021, मतलब कि लगभग ये साल हमारा चल रहा है 2020-21, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 21-22 का। तो क्योंकि यह सब्सक्रिप्शन इस साल का नहीं है, यह एक तरह का एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ध्यान रखिएगा। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन होती है हमारे लिए लायबिलिटी, एडवांस सब्सक्रिप्शन होती है लायबिलिटी, तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगी, रिसीट और पेमेंट अकाउंट में भी जाएगी, क्योंकि रिसीट और पेमेंट अकाउंट तो कहता है कि जो भी सब्सक्रिप्शन इस साल मिला है वो आप लिख दीजिए, चाहे वो अगले साल का हो पिछले साल का हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो मेरी बात मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताना चाहता हूँ, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है। साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 का, 20-21 का साल था आपका, 31 मार्च 2021 को जो खत्म हो रहा है, और यह 21-22 का सब्सक्रिप्शन है, यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन है। और इस वजह से एडवांस सब्सक्रिप्शन होने की वजह से, एडवांस सब्सक्रिप्शन होने की वजह से ध्यान रखिएगा मित्रों, यह आपके क्या कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। अगर इस साल का सब्सक्रिप्शन होता, अगर यहाँ पर 20-21 होता, तो ये इसी साल का सब्सक्रिप्शन था और वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता, लेकिन क्योंकि एडवांस सब्सक्रिप्शन है इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है वो आपके लिए कैपिटल रेवेन्यू होती है और ये आपके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। और ये न्यूज़पेपर को बेचने से हर 2-3 महीने में आपको सेल हो जाती है, तो ये भी एक तरह का रेवेन्यू इनकम है, तो ये भी आपके लिए कहाँ पर आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी। तो सेकंड और थर्ड आपके लिए इनकम और एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनेगा, यानी कि बोथ बी एंड सी यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से रिजर्व के बारे में क्या बात गलत है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, बिल्कुल सही बात है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है।
इट क्रिएट टू कवर ए नॉन लायबिलिटी, नहीं, प्रोविजन बनाए जाते हैं नॉन लायबिलिटी को क्रिएट करने के लिए, यह अननोन लायबिलिटीज़ को क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं। यह चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट तो पेंडल में आते हैं, यानी कि प्रोविजन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो ये भी बात गलत है। इज मीन टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, यह बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर गलत हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड आता है आपके लिए डी में। नेक्स्ट देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इफ एसेट्स आर टू बी अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है कैश सेट बैंक में, फिर बीआर में, फिर फर्नीचर में, फिर गुडविल में, तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 20th क्वेश्चन, बीआरएस का क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन बीआरएस का क्वेश्चन है, जहाँ से मैंने आपको कहा था कि न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह कहता है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय आपके पास केस बुक का बैलेंस है, ठीक है, केस बुक का बैलेंस आपको गिवन है, ध्यान रखना, पासबुक का बैलेंस आपको गिवन नहीं है, तो आपको केस बुक से पासबुक के बराबर, केस बुक से पासबुक के लेवल पर पहुंचना है, तो बैलेंस पे पहुंचना है, तो आपको बताना है कि कौन सा आइटम ऐड होगा। चलो एक एक करके देखते हैं। बैंक ने चार्ज लगाए, सिंपल से क्या है, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद में आपको ये देखना है, आपको अपने केस बुक के बैलेंस को पासबुक के बराबर करना है। पहला ट्रांजेक्शन, बैंक ने चार्ज लगाए, तो बैंक ने चार्जेस लगाए, तो बैंक वालों ने तो क्या किया होगा, पासबुक में बैलेंस कम कर दिया होगा। अब आपको केस बुक को पासबुक के बराबर पहुंचने के लिए यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो पहला ट्रांजेक्शन तो होगा नहीं। डायरेक्ट पेमेंट आपने कहाँ कर दिया, कस्टमर ने बैंक में कर दिया, तो यहाँ पर पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, तो अब केस बुक को पासबुक के बराबर करने के लिए यहाँ पर केस बुक का भी बैलेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। तीसरा देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, बैंक ने आपके बिहाफ पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, तो बैंक ने आपका पासबुक का बैलेंस कम कर दिया होगा, आपको पता नहीं है अभी, तो आप भी अब क्या कर दोगे, पासबुक का बैलेंस कम कर दोगे, तो ये भी माइनस हो जाएगा। चौथा देखो, चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। जब आपके चेक डिसऑनर हो जाते हैं, आपने चेक बैंक में जमा कराया, चेक वो डिसऑनर हो गया, आपको तो लगा कि यार बैलेंस बढ़ गया, लेकिन वो बैंक में बैलेंस बढ़ा ही नहीं, तो वापस बराबर करने के लिए आपको वापस बैलेंस क्या करना पड़ेगा, इधर माइनस करना पड़ेगा, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये केवल और केवल प्लस होगा। बिल्कुल मैंने आपको बार बार रिक्वेस्ट की है कि बीआरएस की क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी ऐप के ऊपर, जाइएगा जरूर से देख लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर भी फ्री में डाल रखी है, जाइएगा जरूर से देखिएगा, है ना। 4 घंटे की क्लास है, हर एग्ज़ाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपके सही हो ही जाएंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बस ज़रूर से एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तबीयत थोड़ी सी डाउन है इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है, सॉरी तबीयत बहुत डाउन है इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है, और एंड में अपना आपका 20 में से कितना स्कोर रहा है वो भी आप ज़रूर से बता दीजिएगा, और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी बता दीजिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में।